हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इज़ पोइट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट इज़ ओल्ड। तो ये संस्कृत की एक पोएम है, कालिदास के द्वारा, भवभूति के द्वारा और भृत्य के द्वारा लिखी हुई। इसमें छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं पोएम में। पोएम ओरिजिनली संस्कृत लिटरेचर में लिखी हुई थी, लेकिन एक इंग्लिश के लिटरेट हुए हैं विद्वान जॉन ब्रो नाम के, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसकी वजह से आज हम इसको पढ़ पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के बारे में और पोइट के बारे में देख लेते हैं। तो कालिदास एक संस्कृत के रिनॉन पोइट हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इनका लिविंग ड्यूरेशन रहा है 4th सेंचुरी से 5th सेंचुरी तक। इनके वर्क्स में इंक्लूड करते हैं हम शकुंतला और मेघदूत जैसे एपिक्स। भवभूति भी संस्कृत के ही पोएट और ड्रामेटिस्ट रहे हैं। इनका ड्यूरेशन है वो 8th सेंचुरी में रहा है और इसके वर्क्स जो हैं वो सस्पेंस के लिए और विविड कैरेक्टराइजेशन के साथ में जाने जाते हैं। उनके 3 फेमस प्लेज हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। फिर थर्ड पोएट हैं भर्तृ। भर्तृ भी संस्कृत के पोएट और फिलोसोफर रहे हैं, साथ ही साथ में वो ग्रामेरियन भी थे। उनका लिविंग ड्यूरेशन जो रहा है वो लेटर हाफ रहा है 5th सेंचुरी का, और वाक पद्य उनका मेजर वर्क रहा है, और जो कि फ़िलोसॉफिकल वर्क है, एक फ़िलोसॉफी से रिलेटेड है। उनकी थीम्स जो हैं पोइट्री की वो इस तरह से रही हैं, जैसे कि विजडम ऑफ द वर्ड है, लव है, रिनाउंसिएशन है। रिनाउंसिएशन का मतलब कि संन्यास लेना, जो गृहस्थ जीवन है उसको छोड़ देना। और जैसे कि हम जान चुके हैं कि जॉन ब्रो नाम के एक स्कॉलर ने इसको ट्रांसलेट किया था, और जिसकी वजह से हम इसको आज पढ़ रहे हैं। तो पोएम के टेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहला टेक्स्ट है कालिदास के द्वारा लिखा हुआ। कालिदास कहते हैं, इज़ पोइट्री वर्दी व्हेन इट इज़ ओल्ड एंड इज़ इट वर्थलेस देन बिकॉज इट इज़ न्यू। कि क्या पोइट्री की कीमत या वर्दनेस इसी चीज़ से जानी जा सकती है कि वो ओल्ड है, या फिर वो इस वजह से ही वर्थलेस या गैर ज़रूरी हो जाती है क्योंकि वो नई है। कि यहाँ पर पोएम का मतलब हम पोइट से भी ले सकते हैं यहाँ पर, कि जो ओल्ड पोइट्स लिखते हैं क्या वही चीज़ें अच्छी हैं, और जो नए पोइट्स लिखते हैं क्या जितने भी डिस्क्रिप्शन या जितनी भी वर्सेस लिखते हैं वो क्या सारी ही वर्थलेस हैं या अनवर्दी हैं। रीडर डिसाइड योरसेल्फ इफ़ दिस बी ट्रू, फूल सस्पेंड जजमेंट वेटिंग टू बी टोल्ड। कि ये चीज़ कि पोइट्री की वर्थनेस या वर्थलेसनेस जो है वो रीडर को खुद को डिसाइड करनी चाहिए, और ऐसे फूल्स ही होते हैं जो अपने जजमेंट को सस्पेंड कर देते हैं और वेटिंग टू बी टोल्ड, और इस चीज़ का वेट करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और जो पॉपुलर डिसीजन है लोगों का उसी के ऊपर अपना डिसीजन ड्वेल करते हैं या उसी को ट्रू मानते हैं। तो ये रीडर का खुद का डिसीजन होना चाहिए कि कौन सी पोइट्री उसको पसंद आती है। हो सकता है एक पोइट्री बहुत फेमस हो और किसी को पसंद ना आए, हो सकता है एक पोइट्री बिल्कुल फेमस ना हो और बहुत सारे लोग उसको पसंद करें। तो ये सारी चीज़ें कालिदास यहाँ पर कहते हैं। राइम स्कीम जो है वो इसकी रहेगी ABBA। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। तो दूसरा ट्रांसलेशन भवभूति का है यहाँ पर, और भवभूति कहते हैं, इफ़ लर्नेड क्रिटिक्स पब्लिकली डिराइड माई वर्ड्स वेल लेट देम। कि जो लर्नेड क्रिटिक्स हैं या विद्वान हैं और वो पब्लिकली डिराइड का मतलब होता है किसी पर्सन के ऊपर हंसना, और बहुत गलत तरीके से हंसना या किसी का गलत तरीके से मजाक उड़ाना। तो भवभूति कहते हैं कि अगर लोग या क्रिटिक्स जो है मेरा गलत तरीके से मजाक उड़ाते हैं और पब्लिक इवेंट्स पे या लोगों के सामने उड़ाते हैं, तो वेल लेट देम, उनको करने दीजिए। नॉट फॉर देम आई रॉट, कि मैंने उनके लिए कंपोजिशन नहीं की है, उनके लिए पोएम्स नहीं लिखी है। वन डे अ मैन शैल लिव टू शेयर माई थाट, कि कभी इस वर्ल्ड में ऐसा होगा कि एक पर्सन आएगा और मेरे थॉट्स को शेयर करेगा। फॉर टाइम इज़ एंडलेस एंड द वर्ल्ड इज़ वाइड, क्योंकि टाइम जो है
वो तो क्या है, कभी एंड नहीं होगा, कि वर्ड में ये ड्यूरेशन चलती रहेगी, समय चलता रहेगा। और वर्ड भी क्या है, बहुत वाइड, बहुत बड़ा है। और वर्ड में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो होगा वो मेरे थॉट्स को कंसिडर करेगा और इस वर्ड में फैलाएगा। तो भवभूति यहाँ पर इतनी ही लाइंस में अपने थॉट को कंक्लूड करते हैं और इसकी भी राइम स्कीम रहेगी ABBA। आगे और देखते हैं। भर्तृहरि कहते हैं ऑफ व्हाट यूज़ इज़ द पोएम पोएट्स पोएम, ऑफ व्हाट यूज़ इज़ द बोमेंट्स डार्ट, कि पोएट जो पोएम कंपोज करते हैं उसका क्या मीनिंग है, और बोमैन यानी कि धनुष चलाने वाला जो है उसकी डार्ट का मतलब उसके तीर का क्या मतलब है। अनलेस अनदर सेंस रील व्हेन इट स्टिक्स क्विरिंग इन द हार्ट, कि जब जो दूसरा पर्सन है उसके सेंसेस जो हैं वो अपसेट हों या शॉक हो जाए, जब तक सामने वाले पर्सन के हार्ट में जो कंपोजिशन हुई है वो टच ना करे तब तक वो पोएम नहीं रहती। और जब तक जो डार्ट है वो सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाए, जिसकी चोट से वो शिवर ना करने लग जाए, कांपने ना लग जाए, तब तक उस डार्ट का, उस तीर का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भर्तृहरि जो है वो ये कहते हैं कि पोएम को ऐसी कंपोज करनी चाहिए किसी पोएट को कि वो सामने वाले की सेंसेस को टच करे और जो उसकी फीलिंग्स हैं या उसका जो हार्ट है उससे एसोसिएट हो पाए उन पोएम से। आगे नेक्स्ट में, स्काउंड्रल्स विदाउट द विट टू फिट अ वर्ड और टू ऑफ वर्ड्स टुगेदर, कि ऐसे मिस्चीवियस पर्सन, ऐसे शैतान लोग जिनमें इतनी भी विजडम नहीं होती, इतनी भी बुद्धि नहीं होती, जो कि एक या दो वर्ड की भी कविता लिख सके, यानी कि दो शब्दों को भी एक साथ नहीं जोड़ सकते, इतनी भी जिसमें विजडम नहीं होती, आर डॉन्टेड, वो क्या करते हैं, लोगों को डराते हैं या फिर उनको परेशान करते हैं। नॉट अ विट टू सिट जजमेंट ऑन द एब्स्ट्रूस पोइट्री ऑफ अनदर, और जिनमें इतनी भी विजडम नहीं होती या थोड़ी बहुत भी विजडम नहीं होती कि वो एक कविता को या पोइट्री को अंडरस्टैंड कर सके, तो वो क्या करते हैं, जो लोगों ने या दूसरे पोइट्स ने एब्स्ट्रूस पोइट्री कंपोज की है, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ऐसी पोइट्री कंपोज की है जिसको साधारण लोग नहीं समझ पाते, उन पोइट्रीज़ के जजमेंट में वो बैठते हैं। यानी कि लोग ऐसे पर्सन जो खुद एक वर्ड या दो वर्ड भी कंपोज नहीं कर पाते, वो दूसरे लोगों ने जो कंपोजिशन की है, जो कविताएं बनाई हैं, कविताएं लिखी हैं, उनकी पोइट्री को वो जज करते हैं वहाँ पर। इसी का दूसरा सेक्शन है, सच मैन विल लिसन विथ अटेंटिव माइंड अलर्ट टू सी हाउ मैनी फॉल्ट्स दे फाइंड, कि ऐसे लोग या ऐसे मिस्चीवियस पर्सन जो हैं वो सुनते हैं किस माइंड से, अटेंटिव, यानी कि बहुत केयरफुल होकर सुनते हैं, और वो अलर्ट रहते हैं इस चीज़ के लिए कि वो दूसरों की पोइट्रीज़ में कितने फॉल्ट्स ढूंढ सकते हैं, यानी कि दूसरों की कमियां निकालने में वो माहिर होते हैं। एंड इफ़ दे आर वेक्स्ड बिकॉज दे फेल टू ग्रैस्प द सेंस ऑफ वर्क्स कंसीव्ड फॉर रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस, और अगर वो इस चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं कि वो कोई डिफ़िकल्टी को कॉज नहीं कर पाए, किसी पर्सन को परेशान नहीं कर पाए, या किसी की पोइट्री के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाए, और वो उस वर्क को नहीं समझ पाए जो वर्क किसी पोइट ने सिर्फ इंटेलिजेंट पीपल के लिए बनाया था, यानी कि ऐसी पोइट्री जो सिर्फ स्पेसिफिक पीपल के लिए बनाई गई है, उस पोइट्री को अगर वो नहीं समझ पाते, दे नेचुरली डू नॉट ब्लेम दियर फुलिशनेस, तो वे अपनी बेवकूफ़ी को तो ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो दूसरों को ब्लेम करेंगे। फिर यहाँ पर भर्तृहरि जी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक गर्ल है और उसने ड्रेस पहनी है लेकिन वो परफेक्ट कम लग रही है अपनी ड्रेसिंग में, और वो क्या करती है, उस ड्रेस को ब्लेम करती है। यानी कि एक लड़की जो खूबसूरत नहीं हो और उसने ड्रेसअप कर रखा है, तो अपने अगलीनेस के लिए वो खुद को ब्लेम ना करके अपनी ड्रेस को ब्लेम करती है। तो यहाँ पर
भर्तृहरि जी ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में फॉल्ट ढूंढते रहते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग पर्सन होते हैं ऐसे लोग, और वो अपनी गलतियों के बजाय दूसरों को ज़्यादा ब्लेम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, ए मैन लिव्स लॉन्ग हु लिव्स 100 years येट हाफ इज़ स्लीप एंड हाफ द रेस्ट अगेन। कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी लाइफ स्पन 100 years मानता है, जिसमें वो आधे टाइम सोने में गुजार देता है और आधा टाइम रेस्ट में गुजार देता है। ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड, जैसे कि मानिए ओल्ड एज और चाइल्डहुड है, उसमें वो रेस्ट करता रहता है या फिर स्लीप करता रहता है। फॉर द रेस्ट अ मैन लिव्स क्लोज कंपेनियन टू डिजीज़ एंड टीयर्स। और बाकी जो उसकी आधी उम्र बचती है तो उसमें वो क्लोज कंपेनियन यानी डिजीज़ और टीयर्स यानी कि परेशानियां हैं या बीमारियां हैं, वो उसकी खास मित्र बनकर रहती हैं। लूजिंग हिज लव वर्किंग फॉर अनदर मैन। और ऐसे ही वो कुछ टाइम गुजारता है कि जब वो अपने किसी बिलवेड पर्सन को खो देता है या फिर और दूसरों के लिए काम करता रहता है, तो अपने जीवन के बाकी साल वो ऐसे करके गुजार देता है। वेयर कैन जॉय फाइंड अ स्पेस इन द शॉर्ट स्पन। तो भर्तृहरि जी लास्ट में कंक्लूड करते हुए पूछते हैं कि ज़िंदगी में जो ये 100 years होते हैं, इनमें कुछ साल सोते हुए, कुछ साल रेस्ट करते हुए गुजार दिए, कुछ साल परेशानियों में और बीमारियों में गुजार दिए, तो ह्यूमन बीइंग अपने इस छोटे से जीवन में खुशियाँ कहाँ ढूंढ सकता है। तो यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये जो लाइफ साइकिल चलता रहता है, इसी में जॉय हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ेगी। और राइम स्कीम इस पोइट्री की रहेगी ABBA, और लास्ट में कपलेट जो है वो राइमिंग कपलेट है CC। फिर है कंक्लूडिंग लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, डू नॉट गो आई कुड से बट दिस इज़ इनऑस्पिशियस। तो यहाँ पर एक लेडी है, वो अपने लवर से या फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है जो कहीं बाहर जाने के लिए रेडी है, तो उस हस्बैंड से या उस लवर से कहती है कि मैं आपको कह सकती हूँ कि आप मत जाइए, डू नॉट गो, लेकिन सीधा ये कहना क्या होगा, इनऑस्पिशियस या फिर अनलकी होगा। फिर दूसरा सेंटेंस कहती है ऑल राइट गो इज़ अ लवलेस थिंग टू से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑल राइट गो, ठीक है चले जाओ, तो ये क्या होगा, लवलेस फीलिंग को शो करने वाला होगा। फिर अगर मैं ये कहूँ स्टे विथ मी, तो ये इम्पेरियस होगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे साथ में रुक जाइए, तो ये ऐसे होगा कि मैं मानो आपको कोई आदेश दे रही हूँ, कोई ऑर्डर दे रही हूँ। डू एज यू विश सजेस्ट कोल्ड इंडिफरेंस। और अगर मैं ये वर्ड कहती हूँ कि आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे कीजिए, तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे आपके जाने या फिर ना जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट थॉट उसके माइंड में आता है कि इफ़ आई से आई विल डाई व्हेन यू आर गॉन यू माइट और माइट नॉट बिलीव मी। कि अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके जाने से मेरी मौत हो जाएगी, तो आप हो सकता है मेरे सेंटेंस पे बिलीव करो या फिर ना भी करो। टीच मी माई हस्बैंड वॉट आई ऑट टू से व्हेन यू गो अवे। तो मेरे हस्बैंड आप मुझे बताइए कि आप जब डिपार्ट करने वाले हों, कहीं जाने वाले हों, तो मुझे क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पर आकर जो पोएट हैं भर्तृहरि जी हैं, वो इन लाइंस को कंक्लूड करते हैं। इसी के साथ में हमारी पोएट्री है वो भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।